हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो जो है अपन बात कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड एंड नेम रिएक्शन की। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमने कुछ प्रिपरेशन पढ़ी, ठीक है। प्रिपरेशन के बाद अपन ने जो है हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा, भाई कैसे कैसे हीटिंग इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग जो है कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन में अपन ने एक साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब आगे नेम रिएक्शन की बात आती है। तो आपको बिगिनिंग में बताया गया था कि कार्बोनिल कंपाउंड मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात की जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में से है। आप ऐसा समझिए कि एल्डोल कंडेंसेशन कहीं ना कहीं तो आना ही है, मतलब डायरेक्ट नहीं आएगी तो उसका यूज आएगा, मतलब बिना इसके तो आप ऐसा समझ लो पेपर बनते ही नहीं। सो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं? तो हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड having alpha hydrogen will give aldol condensation. Carbonyl compound having alpha hydrogen will give aldol condensation reaction. देखते हैं, बस समझ आई कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब बात जरा समझिए, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है ना कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, ये बेसिकली सेल्फ की बात हो रही है, सेल्फ एल्डोल, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अपन ने अगर याद हो आपको टॉटोमरिज्म में पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन होता है तभी टॉटोमरिज्म शो होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं था। एसिडिक हाइड्रोजन हो जिसका रेजोनेंस O तक हो तो टॉटोमरिज्म देता था। इसी तरह अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और उसका रेजोनेंस O तक है तब भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। उसके एग्जांपल अपन पढ़ेंगे। सो अगर अपन बात करें कि लाइक सबसे CH3CHO, CH3CHO देखिएगा रिएजेंट, देखिए ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड CHO बनता है। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये देखिए ये रिएक्शन है, ठीक है भाई, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसकी मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये कह दिया जाए ना कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए उसका हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। जनरली अपन कहेंगे नहीं कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बोल दिए कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका मतलब हर एक पॉइंट, इंटरमीडिएट, रेट, ऑर्डर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सो मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किससे होता है? OH माइनस। जब एल्डोल कंडेंसेशन में हमने बोला कि सबसे पहले क्या होता है कि CH3CHO का रिएक्शन OH माइनस से होता है, जिससे ये पहला स्टेप है, ये बन जाता है। देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन से ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये कार्बेनाइन क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो आप इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस बन जाएगा और इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। ये पहला स्टेप होता है। अब क्या होता है कि जो इनोलेट आयन बना उसका रिएक्शन वापस कार्बोनिल कंपाउंड जो आपका एल्डिहाइड था उससे होगा, और इनोलेट आयन जो कि ज्यादा स्टेबल है तो इससे रिएक्शन होती है
अच्छा होता क्या है कि यहाँ O पे निगेटिव है, यहाँ C पे निगेटिव है। अच्छा इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो ज्यादा रेट आएगा। तो यहाँ O पे निगेटिव, यहाँ C पे निगेटिव, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। अगर अपन बात करें तो कार्बन पे निगेटिव जो होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी O पे निगेटिव, C पे निगेटिव, तो C पे निगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो रिएक्शन कैसे होती है ध्यान दीजिएगा। ये पाई बॉन्ड यहां गया, यहां कार्बन पे पॉजिटिव आया, और ये यहां आया, ये यहां आया। तो ये जो कार्बन पर निगेटिव आया ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां अटैक करेगा। देखिए ये अटैक करता है, ये अटैक नहीं करता है, क्योंकि दोनों रेजोनेंस में है और C पे निगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है O पे निगेटिव से। इसलिए एज अ न्यूक्लियोफाइल C अटैक करता है ना कि O। क्लियर करिए। तो यहां से क्या हुआ, यहां से CH3 CHO माइनस CH2 CHO। चेक कर लीजिए भाई, क्लियर है। यहां से इसके बाद आप क्या करिए, वाटर का रिएक्शन करा देते हैं। इसमें वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो यहां से आ जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। क्या आप कहानी क्लियर हो रही है? Up to formation of this compound, process is known as aldol. Up to formation of this compound, process is known as aldol। अभी कंडेंसेशन नहीं है, अभी समझिएगा। क्या समझ में आ गई कहानी? आगे देखिए, इसके बाद जो आपका कंपाउंड बना ये, और इसके बाद जब आप इसको हीट करते हो तो प्रोडक्ट ये देखिए, क्लियर? समझ में आया? यहां से OH, यहां से H, ये प्रोडक्ट बना। क्लियर करो। क्या ये एक प्रकार से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है? देख लो क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है तो ये किस तरह का एलिमिनेशन है? E1 है, E2 है, E1CB है, EI है, क्या है? तो बात समझिए, ये जो एलिमिनेशन होता है E1CB होता है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहां लीविंग ग्रुप है OH, लीविंग ग्रुप OH है तो कभी भी ये लीव करेगा ही नहीं, कभी भी ये लीव करेगा ही नहीं। अगर लीव नहीं करेगा तो फिर कॉन्जुगेट बेस बना के होता है, यानी जब इसमें OH माइनस की रिएक्शन होती है तो सबसे पहले ये बनता है, ये देखिए, और फिर ये माइनस जो है इसका प्लस आई इस OH को एलिमिनेट करा देता है, तो जिससे आंसर इसको बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड। क्लियर? द RDS rate determining step, the RDS of aldol condensation is attack of nucleophile, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी कौन सा रिएक्शन? देखो ये है इसका RDS, ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल RDS है। तो अगर RDS ये है तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा K CH3 CHO
CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, ये देखिए, यानी RDS की मोलिकुलरिटी 2 है। RDS की मोलिकुलरिटी क्या है? 2, बट RDS की मोलिकुलरिटी 2 है, RDS का ऑर्डर 2 है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का ये ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, उसका तरीका क्या होता है कि जो RDS में इंटरमीडिएट आता है उस इंटरमीडिएट को फास्ट स्टेप से अपन क्या करते हैं, हटाते हैं। तो जब फास्ट स्टेप से आप उसे हटाते हो, तो जब फास्ट स्टेप से इसको हटाओगे तो पहले स्टेप से जो के इक्विलिब्रियम होगा, देखिएगा, अगर आप पहला स्टेप देखोगे तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था क्या? ये था पहला स्टेप। तो यहां से अगर इसका के इक्विलिब्रियम लिखा जाए, ये देखिए, ये और ये इनोलेट आयन, ये दोनों सेम है क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। सो के इक्विलिब्रियम इनटू CH3CHO OH माइनस इक्वल टू CH2CHO, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये देखो, क्लियर? तो इसकी वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा के इक्विलिब्रियम, के इंटू के इक्विलिब्रियम CH3CHO का स्क्वायर OH माइनस। देख लो भाई, क्लियर? यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आया वो आया थर्ड ऑर्डर। देख लीजिए, एल्डोल का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा बेटा? थर्ड। सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस। कहानी क्लियर है? देख लीजिए। क्या भाई कहानी समझ में आ गई? देख लीजिए, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपको एल्डोल का प्रोडक्ट लिखना हो तो क्या एल्डोल के प्रोडक्ट में हमेशा हम मैकेनिज्म लिखेंगे? नहीं। अगर आपसे मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तभी तो आप मैकेनिज्म लिखोगे। हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिक की खास बात है कि अगर आपको देखते ही आंसर टिक करने में फायदा हो गया तो आप क्या लोगे? लीड ले जाओगे नंबर्स मार्क्स के। देख लीजिए, तो होता क्या है कि देखो सीकेएम क्या? क्लिक करो मेथड। सो क्लिक करो मेथड की अगर बात की जाए कि यार ये क्लिक करो मेथड क्या है, कैसे हम जो है क्लिक करें और खट से आंसर आ जाए, तो उसका तरीका क्या है? देखिए, आपको ये समझ में आया कि यार एल्डोल में होता क्या है। एल्डोल में क्या होता है? 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। अभी तो एल्डिहाइड की बात हुई, उसमें से हम क्या करते हैं? 2 मोल से एलिमिनेट करते हैं वाटर को। तो देखो करना क्या है, आप क्या करो कि इस तरह कंपाउंड लिख लिया करो। देखो, एक बोलेंगे कार्बेनाइन सोर्स और एक बोलेंगे कार्बेनाइन एक्सेप्टर। कार्बेनाइन सोर्स और कार्बेनाइन एक्सेप्टर, अच्छा दो मोल है ना भाई, तो 2 मोल में होगा, एक होगा कार्बेनाइन सोर्स। कार्बेनाइन सोर्स का मतलब जिससे H निकल के निगेटिव बना है वो कार्बेनाइन सोर्स है। और दूसरा मोल कार्बेनाइन एक्सेप्टर, यानी जिसपे अटैक हो रहा है। तो कार्बेनाइन सोर्स क्लियर? अगर कार्बेनाइन सोर्स की बात की जाए, सोर्स का मतलब जिससे कार्बेनाइन बनाना है। क्लियर बेटा? क्लियर। सो कार्बेनाइन सोर्स के H2 चेक करो। अच्छा, H2 कौन से होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। कार्बेनाइन सोर्स के और कार्बेनाइन एक्सेप्टर
कार्बन आयन एक्सेप्टर, कार्बन आयन एक्सेप्टर का O, ये देखिए, चेक करिए, 2 मोल को 2 तरह से डिवाइड कीजिए, एक कार्बन आयन सोर्स, एक कार्बन आयन एक्सेप्टर। कार्बन आयन सोर्स के 2 अल्फा हाइड्रोजन और एक्सेप्टर का O, वाटर निकालिए और प्रोडक्ट आ गया, आंसर आ गया। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये देखिए खट से आंसर आया, देखिए क्लियर। अगर मान लीजिए, देखिए खुद लिखना सीखिए भाई, अगर आप खुद लिख पाइएगा तभी आंसर आया। मानिए देखिए, पहली बात, सबसे पहले एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH हीट, समझ लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन है तो दिमाग लगाइए कि इसका कार्बन आयन सोर्स यहां से अल्फा हाइड्रोजन ये, तो देखिए आंसर देखिए CH3 CH2 CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, O गायब हो गया, इसके 2 मोल। तो अब यहां से चेक करो, जैसे हमने लिखा वैसे ही आपको भी लिखना आना चाहिए। कार्बन आयन सोर्स का मतलब H2 यहां का और दूसरे मोल का O, ये देखो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना है। और देखिए, मान लीजिए ये कंपाउंड है और इसमें लिखा हो एक्वस Na2CO3 हीट। अब ध्यान सुनिए, क्या होता है कि लोगों को एल्डोल में NaOH ही पता है, डाइल्यूट NaOH। अगर इस तरह लिख दिया जाए ना, एक्वस Na2CO3 हीट, ये भी NaOH ही है। क्यों? एक्वस Na2CO3 हीट कैसे बना, Na2CO3 कैसे बना, NaOH तो रोल तो उसमें NaOH का ही है, इसलिए कोई भी इस तरह बेस बना दो, ठीक है, जिससे OH माइनस मिल जाए। तो यहां से चेक कर लो भाई, गड़बड़ मत करना, इसका O और इसका H2 देख लीजिए, नहीं समझ में, देख लो, देखो ऐसे बता देते, ऐसे ये लिखिए, ये देख लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन और O, ये देखिए, क्या भाई बना लोगे, देख लो। तो ये सेल्फ एल्डोल की बात हो रही है, अभी जो भी बात हो रही है वो सेल्फ एल्डोल की हो रही है भाई। सेल्फ एल्डोल तो बहुत आसान है, देख लीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी हीट ना दिया हो, मान लो हीट ना दिया हो, कोई बात नहीं। अगर हीट ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसमें वाटर एलिमिनेट नहीं कराएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि CH3 CHO में केवल आपको दिया हो डाइल्यूट NaOH, सो क्या हम प्रोडक्ट लिखना जानते हैं, देखो क्रोटोनॉल्डिहाइड, लेकिन क्योंकि इसमें हीट नहीं है तो वाटर एलिमिनेट नहीं होगा, यानी ये इसका मतलब यहां पे अभी वो OH यहां क्यों नहीं, तो आप ऐसे समझो डबल बॉन्ड को हटा के OH और H लगाना है, वाटर निकला था ना, अब वाटर देना है तो OH और H लगाना है। तो O तो जिसके पास है उसको क्यों दे रहे हो, जिसके नहीं उसको दे दो, डबल बॉन्ड हटाओ और H और OH लगा दो। तो जिस पे O लगा है उसमें H दे दो और जिस पे O नहीं है उसको OH दे दो, लो आंसर आ गया। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, समझ आया। ये है CKM, कैसे हम एल्डोल का प्रोडक्ट लिखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन का। देखिए अब आता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? अगर बात की जाए क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की, यानी इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, बोथ में भी बोथ एल्डिहाइड और बोथ कीटोन, और 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन। ओके, सो अगर अपन बात करें कि यार क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, तो देखो इसमें केस है, फर्स्ट बोथ आर एल्डिहाइड and both have
अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? बोथ आर एल्डिहाइड एंड बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए ये केस है, कोई बात नहीं। देखिए तो लाइक CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ सकता है, मेजर प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो हम लोग पहले पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करेंगे और फिर मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट्स की। यार इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे? देखो, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कार्बोनाइल सोर्स भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है, ये कार्बोनाइल सोर्स भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है। यानी जब ये यही कार्बोनाइल सोर्स हो, यही एक्सेप्टर हो, तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा। ये देखिए, ये इसका सेल्फ एल्डोल है। इसी तरह इसका सेल्फ एल्डोल जो होगा, ये इसका सेल्फ एल्डोल है। अब ये एक्सेप्टर और ये सोर्स, तो जब ये एक्सेप्टर तो इसका जाएगा O और यहां इसका H2। दूसरा ये एक्सेप्टर और ये सोर्स, ये देखिए। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर जो मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर मिले वो कितने मिले? 4। क्या कहानी क्लियर हो रही? तो यहां से पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने मिल रहे हैं? 4। लेकिन पॉसिबल प्रोडक्ट अगर पूछा है तो देखिए डबल बॉन्ड सिस एंड ट्रांस, 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 यानी हर प्रोडक्ट के 2 आइसोमर होंगे। तो टोटल यहां से अगर इसमें ये भी लिखो NaOH, तो यहां टोटल प्रोडक्ट आप बात करोगे, टोटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे इक्वल टू 4 और टोटल प्रोडक्ट की बात करेंगे इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट के 2 स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, सिस ट्रांस सब सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। अब ये हुआ, ये तो पॉसिबल आया। अब अगर इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन यही है। मेजर क्रॉस्ड प्रोडक्ट। मेजर क्रॉस्ड प्रोडक्ट, देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें कि मेजर क्रॉस्ड प्रोडक्ट क्या होता है, बात जरा समझिएगा। अगर मेजर क्रॉस्ड प्रोडक्ट, वैसे देखो अगर कुछ ना लिखा हो, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हो तो अलग चीज है, और कहानी है इसमें बताते हैं। तो होता क्या है कि इन दोनों में अगर आपको मेजर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सो मेजर क्रॉस्ड प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे, ध्यान सुनिएगा भाई, तो मेजर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या चेक करना है? फर्स्ट चेक द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फर्स्ट check for the major cross product, for the major crossed product, first check the reactivity of carbonyl compound. फर्स्ट चेक द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इन 2 कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्टिविटी किससे? न्यूक्लियोफाइल से। इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इसलिए आपको पहले बताया गया था रिएक्टिविटी, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ध्यान सुनिएगा, मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड will act as
कार्बेनायन एक्सेप्टर। चेक करो। More reactive carbonyl compound will act as a carbanion acceptor। यानी जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड है वो हमेशा कार्बेनाइन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि दूसरे वाला कार्बेनाइन सोर्स बनेगा। तो आंसर आ गया। क्या बताया गया था कि जो एक्सेप्टर होगा उसका O और सोर्स का H2। मेजर प्रोडक्ट देखिए कहानी की। अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि यार ऐसे कैसे हो जाता है कि ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। देखो होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, बताएं। ये जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं इनका जब हम मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इन्हें हम डायरेक्टेड एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर प्रोडक्ट और मेजर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी डिटरमाइंड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टेड एल्डोल। अभी ये डायरेक्टेड एल्डोल क्या है? डायरेक्टेड एल्डोल क्या होता है? नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोग ना, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा होगा क्या क्या चीजें बताते रहते हैं सर। नहीं, डायरेक्टेड एल्डोल, डायरेक्टेड एल्डोल में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, सेल्फ को कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टेड एल्डोल में क्या होता है कि वन कार्बोनिल कंपाउंड विल बी एडेड ड्रॉप वाइज इन द कंटेनर। समझो, वन कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा वही बताते हैं। इन दिस केस वन कार्बोनिल कंपाउंड will be added drop wise in the container। ये देखो, अब वो यार ये क्या लफड़ा है, तो देखिएगा जरा बात समझिए। देखिए होता क्या है एग्जैक्टली में कि जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। कंटेनर कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ CH3CHO एंड CH3CH2CHO, ठीक है, क्लियर? ये दोनों में इक्वल मोल्स हैं। dilute NaOH is added। If dilute NaOH is added, then the major product formed। देखिएगा, देन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। अब चेक में होता क्या है कि ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन बनाया गया बेटा। मतलब इस तरह क्वेश्चन आपको अगर कोई पेपर बनाने वाला ही सोच ले कि यार ऐसा पूछ ले तो पूछा जा सकता है। एडवांस में तो पूछा जा सकता है, मेंस का गारंटी नहीं। ये है मतलब, यही तो मतलब हुआ। हीट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये ऐसा है। अब क्योंकि कंटेनर में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के बेटा इक्वल मोल्स थे, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के इक्वल मोल्स हैं। अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के इक्वल मोल्स हैं तो इसका मतलब NaOH मिला हो तो NaOH क्या करेगा? OH है, वहां अटैक करेगा जहां एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, वहां अटैक करेगा जहां एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी क्या पहले NaOH इससे कार्बेनाइन बनाएगा, चेक करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, तो कार्बेनाइन कायदे से यहाँ बनना चाहिए। चलो बन गया। अच्छा, ऐसा तो होगा नहीं कि सारा का सारा एल्डिहाइड सारा कार्बेनाइन बना लिया, धीरे धीरे रिएक्शन होगी।
तो जो कार्बेनाइन बना, मान लीजिए इसका कुछ परसेंटेज, कुछ 10-20% कार्बेनाइन में कन्वर्ट हो गया पहले। अच्छा, जो कार्बेनाइन बना, क्या कार्बेनाइन के पास ऑप्शन होगा कि वो यहां अटैक करे या यहां अटैक करे? सोचो भाई, पूरा का पूरा तो कार्बेनाइन बना नहीं। कार्बेनाइन जब बना नहीं तो पूरा का पूरा कार्बेनाइन नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कुछ परसेंट बना, कुछ परसेंट बना, बनने के बाद यहां अटैक करे, यहां अटैक करे, तो रिएक्टिविटी, कार्बोनाइन तो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनाइन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल से इन दोनों की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? बोले इसकी ज्यादा है, तो भाई कार्बोनाइन जो बनेगा यहीं तो अटैक करेगा, इससे क्यों करेगा? यानी इसका जो मेजर प्रोडक्ट है कायदे से प्रोटोनल्डिहाइड बनना चाहिए। देखो चेक कर लो। अभी हुआ क्या? अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो वो बन रहा था, बट ये यहां ये बना एग्जैक्टली में। जब इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं होती है कि कंटेनर में इक्वल मोल्स हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टेड एल्डोल की तरह है। अब ये हुआ डायरेक्टेड एल्डोल, समझना पड़ेगा कि यार डायरेक्टेड एल्डोल क्या है। तो देखिए बात जरा समझिएगा। अब इसमें क्या होता है क्लियर करना भाई कि भाई इसमें क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या करना है। इसमें एक कंटेनर होगा, डायरेक्टेड एल्डोल समझना क्या है। ये कंटेनर है, इसमें आपका ये है और NaOH है। क्लियर? दोनों को मिलाए और फिर यहां से CH3CHO ऐड किए, एडेड ड्रॉप वाइज। चेक करो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपने ड्रॉप वाइज ऐड किया, तो यहां NaOH इससे कार्बोनाइन बनाया। समझो, अब कार्बोनाइन बना और ये आया, क्योंकि कार्बोनाइन बना तो इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे, बट इसकी रिएक्टिविटी क्या थी? ज्यादा, तो इसी पे अटैक करेगा। अच्छा, अब बोले कि इसका कार्बोनाइन क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले से कार्बोनाइन था, अटैक ही कर सकता है। कार्बोनाइन बनना तो पॉसिबल नहीं है ना, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा है तो अटैक मारेगा, इसलिए ये बनता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट। ये है डायरेक्टेड एल्डोल। लेकिन कुछ नहीं लिखा होता तो अपन मान लेते हैं कि यही हो रहा होगा, लेकिन अगर इस तरह लिख दिया तो फिर हम ये नहीं मान सकते। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या कहानी हो सकती है। क्या कहानी समझ आई? देख लो, इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है। तो यहां से ये समझ में आया कि भाई करना क्या है कि कभी भी डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो ना, तो हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे और मान लेंगे कि इसमें डायरेक्टेड एल्डोल की तरह रिएक्शन हुई होगी। जैसे देखो, ये देखिए, क्लियर? ये रिएक्शन है। अब इसमें जो है आप सोचो कि क्या होगा भाई। इसमें आप ये देखो कि इसमें तो कार्बोनाइन बन ही नहीं सकता ना, इसमें तो कार्बोनाइन कैसे बनेगा? एच ही नहीं है। अब इन दोनों में अगर ये देखा जाए कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो अगर ये देखो कि CH3CHO is more reactive than PHCHO towards nucleophile. अब बात समझो कि अगर बेटा ऐसा है तो यहां NaOH से कार्बोनाइन यहां से बना, लेकिन यार बात यह है कि जब कार्बोनाइन यहां से बना तो बाबू कार्बोनाइन इस पे क्यों अटैक करेगा, वो खुद पे क्यों नहीं करेगा? देखो, और इसका जो आप बुकों में देखिएगा तो इसका प्रोडक्ट ये लिखा है, हुआ क्या? देखो, यहां का O, यहां का H2, तभी तो निकला। यानी ये हुआ कार्बोनाइन एक्सेप्टर, ये हुआ कार्बोनाइन सोर्स। अच्छा, कुछ लोग पता क्या बोल देते हैं
कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई इसमें तो H है ही नहीं ना यार, तो एक कार्बोनाइन तो बन ही नहीं सकता। अरे नहीं बन सकता तो ठीक है ना, तो कार्बोनाइन इसका बना तो इसी पे अटैक मारो ना यार। जब रिएक्टिविटी, हमने कहा जब रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है इससे, तो इससे कार्बोनाइन बन के इस पे क्यों नहीं अटैक किया, इस पे क्यों किया? क्योंकि ये तो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर ये एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है, तो कार्बोनाइन बनने के बाद इससे ना रिएक्ट करके इसी से करना चाहिए ना। हमारा मानना ये है कि क्रोटोनोल्डिहाइड बनना चाहिए ना मेजर प्रोडक्ट। सिनेमल्डिहाइड कैसे बन गया? इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। अब इसका जवाब तो किसी के पास होता नहीं। देखो आपको पता है इसका जवाब जो है किसी के पास होता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? देखो ध्यान सुनो, अपन इसमें क्या करते हैं, कैसे प्रोडक्ट आता है, इसमें एग्जैक्टली में क्या होता है। क्लियर? अगर आप ये देखो कि एग्जैक्टली में इसमें क्या हुआ होगा, तो इसका अच्छा एक बात और बता दें, इसको जो आप सामने देख रहे हो इसको बोलते हैं क्लेजन सिमेट रिएक्शन। बेसिकली क्रॉस डेल्डोल ही है, बट उसका नाम है क्लेजन सिमेट रिएक्शन। ये भी अगर आपको ये बनाना है ना, इसमें भी डायरेक्टेड एल्डोल ही हुई होगी। सोचो इसमें क्या हुआ होगा? डायरेक्टेड एल्डोल। सोच के देखो आप, इसमें डायरेक्टेड एल्डोल ही होगी। डायरेक्टेड एल्डोल कैसे होगी समझो, क्योंकि अगर मान लो बिगिनिंग में 1:1 में रख दोगे तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देख लो भाई। सो यहां पे क्या होगा कि CH3CHO के साथ NaOH मिलाए और PSCHO को ड्रॉप वाइज मिला दिए। चेक करो। क्लियर? क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर? एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका इसमें उल्टा भी हो सकता है कि अपन ने क्या किया कि PHCHO के साथ कंटेनर में NaOH ले लो। ध्यान सुनना, डाइल्यूट लोगे तो कैनिजायरो नहीं होगी। आगे हम लोग बात करेंगे, कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। PHCHO का डाइल्यूट NaOH के साथ अटैक करेगा, अलग हो जाएगा। सो PHCHO और NaOH को कंटेनर में ले लो, कोई रिएक्शन नहीं है। और ऊपर से CH3CHO को ड्रॉप वाइज एक ड्रॉप मिलाए। अच्छा, जब एक ड्रॉप मिलाए तो वहां से NaOH खट से रिएक्ट कर कार्बोनाइन बनाया। अच्छा, कार्बोनाइन बनाया क्योंकि कार्बोनाइन CH3CHO पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन CH3CHO तो है ही नहीं, एक ड्रॉप ही तो मिलाए थे। तो PSCHO बहुत ज्यादा है, तो कार्बोनाइन बन के PSCHO पे अटैक मार देगा। इसलिए मेजर प्रोडक्ट होता है। डायरेक्टेड एल्डोल है, लिखा कुछ नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये ड्रॉप वाइज मिलाने से ही आया होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। देख लो मैकेनिज्म क्लियर है? मैकेनिज्म में क्या होगा? कार्बोनाइन बना, कार्बोनाइन अटैक मारा। अच्छा, यहाँ डाइल्यूट NaOH है। एक बात और समझना, यहाँ हीट नहीं दी है, हीट नहीं दी है, फिर भी फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो CH3CHO में OH माइनस रिएक्शन किया तो सबसे पहले बना CH2CHO। इसकी रिएक्शन अपन ने PSCHO से करा दी, तो PSCHO है निगेटिव। ऐसे देखो, ये यहां गया और ये निगेटिव चार्ज यहां अटैक मार दिया, तो PHCHO माइनस CH2CHO वाटर के साथ रिएक्शन हुई, PHCHOH CH2CHO। कायदे से यही रिएक्शन रुक जानी चाहिए क्योंकि इसमें वो हीट नहीं दिया। लेकिन होता क्या है कि हीट दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि एक तो कार्बोनाइन बहुत स्टेबल बनेगा, रेजोनेंस में है, ठीक है। दूसरा, ये जो डबल बॉन्ड बनेगा ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है। क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कार्बोनाइन बनेगा, पहले बन तो जाएगा, अब OH को हीट में चाहिए। OH हटने के बाद स्टेबिलिटी बहुत आ रही है, या इजीली ये क्या करता है? अलग हो जाता है। और यहां से ध्यान से PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो जाती है। ध्यान रखना, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो हो ही जाएगी।
इसलिए कभी भी पीएच के साथ कॉन्जुगेशन आ रहा हो तो फिर उसमें हीट दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जनरली अगर हीट नहीं देगा तो आप डबल बॉन्ड इसमें नहीं बनाएंगे और वो गलत हो जाएगा। ये पीएच के साथ स्पेशल केस है, इसमें हीट हो ना हो डबल बॉन्ड। हाँ, अब लो टेम्परेचर कर दिया जाए -50 तो फिर हीट देनी पड़ेगी, -50 पे नहीं होगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर कुछ नहीं, अगर मान लो इफ द टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड देन अज्यूम रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में इजीली डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या कहानी क्लियर हो रही है? डायरेक्ट एल्डोल समझ में आया क्या है? ठीक है बेटा, ठीक है, कहानी क्लियर होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एल्डोल का, ठीक है। तो आपको एल्डोल समझ में आया भाई, एल्डोल की मैकेनिज्म समझ में आई। तो बेसिकली हम लोग डाइल्यूट NaOH लेते हैं तो एल्डोल का समझ में आता है। एक्चुअली में डाइल्यूट NaOH का मतलब होता है एसिड बेस कैटालाइज्ड एल्डोल। एक आपका जो है, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन भरोसा नहीं है, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल भी होता है। क्या होता है? एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल। एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल जनरली यूज किया जाता है कीटोन के केस में, ठीक है, क्योंकि कीटोन में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए उसके साथ बेस कैटालाइज का रेट कम होता है, एसिड कैटालाइज का ज्यादा होता है। जैसे अपन एल्डिहाइड का ही अभी केस ले लें अगर, और इसमें जो है डाइल्यूट HCl मिला दें, सो प्रोडक्ट आपका वही बनेगा। प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं है बेटा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, बट इसके मैकेनिज्म अलग होती है। मैकेनिज्म क्या होती है कि जब CH3CHO में H+ का रिएक्शन होता है, सो सबसे पहले ये बनता है, ध्यान सुनो, और यहां से H+ निकलता है। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि सबसे पहले इनॉल बन जाता है, बस ये समझ लो। सबसे पहले क्या बन जाता है? एसिड कैटालाइज्ड में इनॉल बन जाता है। ये उसमें इनोलेट आयन बनता था, इसमें इनॉल बनता है। और देन जो एल्डिहाइड का दूसरा मोल है वो इस इनॉल से रिएक्ट करता है। देखो, तो ये यहां गया, ये यहां आया, ये यहां आया, न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन की ज्यादा है, और ये यहां अटैक करता है। तो यहां से CH3 CHO- CH2 CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ये H+ यहाँ चला जाता है। तो यहाँ से आ जाता है CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड O। क्या समझ में आया? यहाँ हीट भी ले लो। सो यहाँ अगर आप H+ हीट कर देते हो तो ये E1 के थ्रू रिएक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज बन के डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें इनोलेट आयन बनता है और इसमें इनॉल बनता है एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल में। देख लीजिए, ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। कुछ रिएक्शन है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिए, जैसे CH3CO CH3 में कभी इस तरह लिखा हो ना, ड्राई HCl, ठीक है, तो इसमें एल्डोल हो जाता है। पहले ये बनता है, ये है मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। अगर इसमें CH3CO CH3 यानी एक बार और ड्राई HCl का रिएक्शन करा दें तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड बन जाता है, इसको बोलते हैं फोरॉन। ये देखिए, या ये कह दें कि डायरेक्ट इसका 3 मोल लिख दें तो हम डायरेक्ट फोरॉन बना देंगे, ठीक है बेटा। एक बात और ध्यान रखना, जैसे CH3CHO का 3 मोल लिखा हो और इसमें डाइल्यूट NaOH लिखा हो, तो यहां से ये देखिए,
चेक करिए, चेक कर लो बेटा, ये कंपाउंड बन जाता है। कैसे बना? पहले 2 मोल आपस में रिएक्ट किए होंगे तो सबसे पहले बन गया होगा क्रोटोनल्डिहाइड। देखो दिखा, क्रोटोनल्डिहाइड, फिर यहां से H और दूसरे का O, वाटर निकाल दोगे तो यहां से जो है देखो, यहां से क्या हो जाएगा, चेक करो, ये बन जाएगा। देखो क्लियर है बेटा? ठीक है, देख लो आराम से, गड़बड़ होता है ना, बता, देख लो, इसकी वापस करा लो रिएक्शन, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका O निकलेगा और इसका H2 नहीं, यहां से H2 निकलेगा, ध्यान रखना। क्लियर? तो CH3CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये आएगा। और इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को नाम ध्यान रखना, कभी नाम पूछ ले, सॉर्बिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सॉर्बिक एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हैं? फोरॉन। यानी एसीटोन के अगर 3 मोल लोगे तो फोरॉन बनेगा, और एस्टल्डिहाइड के 3 मोल लोगे तो, जल्दी बोलो क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड के 3 मोल लोगे तो सॉर्बिक एल्डिहाइड बनेगा। ये देखो, ये आपस में रिएक्ट करके ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO। चेक करो, क्लियर है बेटा? तो ये सॉर्बिक एल्डिहाइड। ध्यान रखना, मतलब क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये होगा तो क्या बनेगा, तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक प्रकार से समझ लो, एक क्रॉस्ड एल्डोल का ही जो है बात है, क्रॉस्ड एल्डोल ही तो है भाई। पहली बार सेल्फ एल्डोल होता है, फिर क्रॉस्ड एल्डोल होता है। ये अलग से लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। CH3 CHO ये बनेगा, ये है सॉर्बिक एल्डिहाइड। और अगर आप एसीटोन ले लेते हैं और इसमें ड्राई HCl हीट कराते हैं, फोरॉन बनता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दोगे, एरोमेटिक कंपाउंड मेसिटाइलिन, ध्यान रखना है सब। अभी पिछले साल क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से कंपाउंड रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, उसमें एक ऑप्शन था, देख लो। क्लियर? तो यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो वापस जो है थोड़ा सा और डायरेक्ट एल्डोल के बारे में अपन बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कैसे कैसे एल्डोल होता है, क्रॉस्ड एल्डोल क्या होता है, यहाँ तक अपन ने पढ़ रहे थे। अपन ऐसे समझे बेटा कि एक तो अपन ने और बताया था आपको डायरेक्ट एल्डोल, थोड़ा उस पर और बात कर लेते हैं। शॉर्ट में समझा दिया था आपको डायरेक्ट एल्डोल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको ये बताया गया, फिर से वापस बता देता हूं कि CH3CHO प्लस CH3CHO डाइल्यूट NaOH हीट, इसमें पॉसिबल 4 स्ट्रक्चर्स आए थे, याद है आपको? 4 स्ट्रक्चर्स एंड मेजर क्रॉस प्रोडक्ट एंड मेजर क्रॉस्ड प्रोडक्ट जो आया वो आता है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CHO, याद आ है? ये अपन ने बात की। ऐसे सोचो कि होता एग्जैक्टली में क्या है, कि ये कैसे बना। तो आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का बहुत सही तरीका क्या है,
कि आप चेक कर लो कि उसमें कार्बेनाइन सोर्स कौन बनेगा, एक्सेप्टर कौन बनेगा ना। एक्सेप्टर का O सोर्स का अल्फा हाइड्रोजन के 2H निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सोर्स एक्सेप्टर कैसे डिसाइड कर रहे थे अपन? रिएक्टिविटी से। जिस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसको बनाइए एक्सेप्टर, और जिसकी कम है उसको सोर्स। तो डायरेक्टेड एल्डोल क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कंटेनर में, ध्यान सुनिएगा, ये कंपाउंड है। वैसे डाइल्यूट NaOH के साथ तो आपको बताया गया था भाई क्या कार्बोनाइन बनता है, लेकिन कार्बोनाइन अगर बना, अगर मान लीजिए दोनों कंटेनर में है, तो पहली बात ये ज्यादा एसिडिक भी है और इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, तो कायदे से इसी से H निकलेगा और इसी पे अटैक करेगा। लेकिन होता क्या है, इसका H निकलता है, इस पे अटैक करता है। तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि कंटेनर में पहले हम ये रखते हैं, कंटेनर में पहले क्या रखते हैं, ये, क्योंकि सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो जब कंटेनर में ये रखते हैं, इसमें OH- मिलाते हैं, तो ये बन जाता है कार्बेनाइन। और कार्बेनाइन बनने के बाद ऊपर से ड्रॉप वाइज जब आप एस्टल्डिहाइड मिलाओगे, तो क्योंकि वो बहुत कम है तो उस पर अटैक कर जाता है कार्बेनाइन, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मेजर, इसी को डायरेक्ट एल्डोल बोलते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इसमें आप बल्की बेस लाइक LDA याद है ना, पढ़े थे, ठीक है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलेमाइड। तो यहां पे अगर हम LDA मिला दें, तो क्योंकि एक तो बल्की बेस है, दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करता है, इसके सारे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है इसमें। जब इस सारा मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका इस पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, आप ऐसे समझ सकते हो। और जब इसमें हम एसिटल्डिहाइड मिलाएंगे बाहर से ही, ध्यान रखना, तो ये इस पे केवल अटैक मारेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बचा नहीं अटैक करने के लिए, तो अब ये अटैक इसी पे कर जाता है, जिससे ये बन जाता है वाटर से OH, हीट कर दोगे तो E1CB के थ्रू प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये है डायरेक्टेड एल्डोल। मतलब जो भी क्रॉस्ड प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा याद रखिएगा वो डायरेक्टेड एल्डोल से ही बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्टेड एल्डोल, क्योंकि ड्रॉप वाइज मिलाओगे नहीं तो पॉसिबिलिटी तो मेजर की दूसरी हो जाएगी। क्या समझ में आ रही है बात? देख लीजिए। सो जो है, अगर अपन आगे की बात करें, इसके बाद जो है देखिए डायरेक्टेड एल्डोल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। आप ऐसे समझ लो पूरी ऑर्गेनिक इन्हीं लेक्चर्स में है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा? ध्यान रखिएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा? जब एक ही मॉलिक्यूल में, ध्यान सुनिएगा, जब एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक्सेप्टर भी होगा और उसी में सोर्स भी होगा। क्लियर? जैसे ये देखिए, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड ये है, एक कार्बोनिल कंपाउंड ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कार्बोनिल कंपाउंड ये है, कार्बोनिल कंपाउंड ये है, तो क्या एक एक्सेप्टर और एक सोर्स। तो अब आपको क्या समझना है कि सोर्स कौन सा बनेगा, एक्सेप्टर कौन सा बनेगा, तभी आप फाइनल प्रोडक्ट लिख पाइएगा मेजर। तो आपको तरीका बताया गया था क्या, रिएक्टिविटी। मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड विल ऑलवेज एक्ट एज अ कार्बेनाइन एक्सेप्टर। ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, विच इज मोर रिएक्टिव? तो बोले ये एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ऑलवेज है। तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये बनेगा एक्सेप्टर, यानी इसका निकलना चाहिए O, और ये बनेगा सोर्स, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन, इसका बनेगा एक्सेप्टर। अब अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या है, एक ये है और एक ये है, चेक करो। अब अल्फा हाइड्रोजन अगर दो है तो ये देखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा। तो बहुत आसान सा तरीका है, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन निकाले तो ये कहां अटैक मारेगा, यहां पे,
तो रिंग देखो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि अनस्टेबल होगी। कभी भी हम 4 मेंबर या 3 मेंबर की रिंग नहीं बनाएंगे, हमेशा रिंग कितने की बनाएंगे, 5 मेंबर या 6 मेंबर, 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है कार्बन आयन बनेगा। ये देखिए ये बना कार्बन आयन सोर्स और ये बना कार्बन आयन एक्सेप्टर। कार्बन आयन एक्सेप्टर। सो ये कार्बन आयन सोर्स, ये कार्बन आयन एक्सेप्टर। तो आपको तरीका क्या बताएगा, तो याद करो, कार्बन आयन सोर्स के 2 अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन आयन एक्सेप्टर का O निकाल के क्या डबल बॉन्ड बना देते, एक लाइन में आएगा। CKM है, CKM बोले तो क्लिक करो मेथड। देखिए खट से क्लिक करेंगे, खट से आंसर आएगा, इतनी जल्दी आप सोच नहीं सकते। इसका एक्सेप्टर, इसका सोर्स, इसका एक्सेप्टर, देखिए इसके दो H गायब हो गए, 2H एक O गायब। लो ये क्या है, अबे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। क्या करते थे यार, ऐसे लग रहा है ये कैसे डबल बॉन्ड है। क्या करते थे कि अल्फा हाइड्रोजन निकालते थे 2 और एक्सेप्टर का O और बीच में डबल लगा देते थे ना, वही हमने किया है। तो एक ही में जब निकालोगे तो रिंग बन जाएगी। चेक करो कितने की रिंग, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिया करो। अब देखो रिंग कितने की बनी है, 6 की। तो प्रोडक्ट देखो कैसे लिखना है, 6 मेंबर की रिंग बना दो। ये लो बना दिए। जहां मन करे वहां डबल बॉन्ड लगा दो, जहां मन करे, तुम्हारी जहां इच्छा हो। ये डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लो, ये देखो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन इसमें क्या है, एक ये है और एक ये है। इसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके बगल में क्या लगा है, CO मेजर प्रोडक्ट। चेक करो, आई बात सामने, देख लो। आई नहीं आई, देख लो। एक और कर लेते हैं, खुद बनाना। आप अपन क्वेश्चन लिखेंगे, आप खुद बनाइए। अगर खुद बना लिए तो समझो आंसर आ गया। क्या करना है, क्वेश्चन जैसे लिखेंगे आप अपना YouTube से में जो देख रहे होंगे, जिसमें भी देख रहे हैं, उसको क्वेश्चन लिखते ही पॉज कर दीजिए। ठीक है, पॉज करने के बाद क्या करिए, प्रोडक्ट बनाइए। और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर मिलाइए आपका सही है कि नहीं। स्टार्ट, बनाइए आंसर। चेक करिए, बना पाए हो तो समझो कि सीख गए। ऐसे कैसे बना लिए, देखो ये एल्डिहाइड है तो ये हो गया कार्बन आयन एक्सेप्टर और ये हो गया आपका कार्बन आयन सोर्स इसके वाला। तो अब कार्बन आयन सोर्स में क्या है कि आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 जगह हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन, किस अल्फा हाइड्रोजन को हम सोर्स बनाएंगे, इसकी बात समझने। देखो अगर इसको बनाते हैं सोर्स तो ये इस पे अटैक करेगा। तो रिंग देखो कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग बनेगी। इसका मतलब बेकार है। 7 की रिंग क्या होती है बेटा, अनस्टेबल। इसके बाद यहां से देखो 1 2 3 4 5 सही है। इसका मतलब कि ये वाला कार्बन आयन सोर्स है। चेक करो, ये जो है कार्बन आयन सोर्स। तो क्या ये अगर कार्बन आयन सोर्स है तो क्या इसके H2 और इसका O निकल के रिंग बनाना है। देखो ये गया H2, ये गया O और ये बन गया डबल बॉन्ड। ये देखो बन गया। अच्छा डबल बॉन्ड बना तो रिंग देख लो कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5। क्या 5 मेंबर रिंग बना दिए।
जहां मन करे डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिए। अब देखो इससे क्या जुड़ा है, COCH3, COCH3 इससे क्या जुड़ा है, कुछ नहीं, खत्म। बोलो समझ में आया? क्लियर? और देखो एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर खत्म। पॉज करिए और प्रोडक्ट बनाइए खट से, देखिए क्या आंसर आएगा। बना पाते हैं तो बहुत शानदार, मजा आ जाएगा अगर बनाना सीख गए आप। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये एलिफैटिक कीटोन है। क्या बेटा? एलिफैटिक कीटोन। ये है आपका एरोमेटिक कीटोन। क्लियर? तो एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन विच इज मोर रिएक्टिव, जल्दी बोलो। एलिफैटिक कीटोन, ये आपका एलिफैटिक कीटोन है, एलिफैटिक कीटोन। ये आपका एरोमेटिक कीटोन। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एलिफैटिक कीटोन, यानी ये बनाएगा एक्सेप्टर और ये बनाएगा सोर्स। तो जब ये सोर्स बनाया तो अब इधर तो है ही नहीं, इसका मतलब यही सोर्स होगा, चेक करो, और ये एक्सेप्टर होगा। तो 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट देखिए क्या लिख रहे हैं, 5 मेंबर रिंग बनेगी, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। अच्छा देखना डबल बॉन्ड कैसे आएगा, देखना, नोट कर लेना। ये हटाए, ये हटाए, ये लो, ये देखो, ये है आंसर। तो यानी इससे क्या जुड़ा है, चेक करो, एक से जुड़ा है CH3 और एक से जुड़ा है आपका COPH। ये देखो, चेक करो, ये भाई ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक कार्बन से CH3 और इस कार्बन से देखो COPH, तो यहाँ COPH वहां CH3, लो आंसर आ गया। समझ में आया? मजा आया ना? देख लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, फिर बताते हैं क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। क्या भाई आगे बात करें? देखिए कसम दुर्गा माई की, मजा आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे जो है बात करते हैं कि यार ये तो समझ में आ गया, इंट्रामोलिकुलर हो गया, प्रोच हो गया। अब बात करते हैं रिट्रोल्डोल। रिट्रोल्डोल, रिट्रोल्डोल का मतलब क्या होता है? रिवर्स एल्डोल, मतलब प्रोडक्ट से कहां आना, रिएक्टेंट पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड ऐसे, आपको अब क्वेश्चन कैसे होगा पता है? क्वेश्चन ये होगा ऐसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CO, CH3 में एक्वस NaOH मिला दें तो क्या होगा। अगर इसमें इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसका मतलब ये बेसिकली रिट्रोल्डोल है, रिवर्स एल्डोल है, ठीक है। सो होता क्या है एग्जैक्टली में, सबसे पहले जो है ध्यान सुनिएगा क्या होगा। सबसे पहले इसमें OH का एडिशन होगा, क्लियर करें। OH का एडिशन कैसे? क्योंकि एक्वस NaOH है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, एक्वस NaOH है तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें 1,4 एडिशन होगा। अगर ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें क्या होगा बेटा? 1,4 एडिशन। याद है ना, एक्वस NaOH में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन हो गया, यानी OH माइनस ये यहां गया, ये यहां आया, और जो OH माइनस आया वो यहां आया, चेक करो। तो यहां से CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, चेक करो, क्लियर? देख लीजिए, क्लियर है?
कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या का कहानी समझी जाए कि इसके बाद क्या होगा। तो देखो, अगर अपन ये समझे कि इसके बाद क्या होने वाला है, कितनी बात समझ आ रही कि नहीं। देखिए, इसके बाद क्या होगा, वाटर का रिएक्शन हो जाएगा। वाटर का जब रिएक्शन होगा तो यहां से आ जाएगा CH3CH OH, CH डबल बॉन्ड COH CH3, ये टॉटोमराइज हो जाएगा, जिससे CH3CH OH CH2CO CH3, ये देखो क्लियर। फिर इसमें OH माइनस का रिएक्शन होगा, यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, ध्यान रखना। तो जब यहां से स्टार्ट कर देंगे आप, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, और मान लो इसमें NaOH का रिएक्शन कहता है L मतलब कंडेंसेशन देके एल्डोल दिया, तो जब इसमें OH माइनस का रिएक्शन होगा तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकल के ये O माइनस बना देगा। तो यहां से क्या होगा कि CH3 CHO माइनस CH2CO CH3। ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप क्या है, O माइनस का बहुत तगड़ा प्लस आई होता है, तो ये वाले बॉन्ड को अलग करा देगा, और जब ये अलग करा देगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्लियर करो, और प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहां से तो आ जाएगा बेटा CH3CHO, ये देखो प्लस, ये वाला होगा तो यहां बन जाएगा CH2 माइनस COCH3, ये देखो, और बाद में वाटर का रिएक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3COCH3, ये देखो। तो ये जो है एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये रेट्रोएल्डोल है। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। देखो सीधा सा तरीका क्या है, इसमें सीधा सा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है। ये बार बार इतना झंझट थोड़ी ना करेंगे अपन यार, अपने को तो गोला बनना है, क्लिक करना है, गोला नहीं बनना है, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि बस आपको क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये जो है रेट्रोएल्डोल है। अगर ये समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। एक्वस NaOH डाइल्यूट NaOH एक ही चीज है, ये लिखा होना चाहिए। अब देखो एल्डोल में क्या होता था, एल्डोल में होता था कि एक का निकालते थे O और एक का निकालते थे H2। अगर दिमाग में आपने फिट कर लिया ना कि जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो एक से निकालते हैं H2 और एक से O, तो जब आप रेट्रोएल्डोल करा रहे हो तो जो निकाले थे दे दो। आपने एक मॉलिक्यूल का H2 निकाला था, एक का O निकाला था, तो जब आप रेट्रोएल्डोल करोगे तो क्या होगा, एक H2 दे दो, एक को O दे दो, तो डबल देखो C डबल बॉन्ड C हटाइए, हटाइए, हिंदी थोड़ी कम लिखनी आती है, C डबल बॉन्ड C हटाइए और H2 एंड O दे दीजिए, दे दीजिए, ठीक है। रिमूव C डबल बॉन्ड C एंड ऐड H2 एंड O। देखो सो होगा क्या, देखो ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया। अब एक को डबल बॉन्ड O देना है, एक को H2 देना है, एक को डबल बॉन्ड O देना है, एक को H2 देना है। अरे भाई इसके पास तो डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है ना, तो जिसके पास नहीं है बाबू उसको दे दो, ये लो, इसको H2 दे दो तो CH3 हो गया, बीच में प्लस लगा दो, आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। बच्चों खेले, ऑर्गेनिक बच्चों खेले, देखो क्या समझ आया, क्लियर। देखो जैसे अभी किए थे क्वेश्चन,
ये लो, ये देखो, ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही छपे छपाए आते हैं। ऑर्गेनिक तो बहुत एग्जाम में आती है, फंस जाती है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आ जाते हैं। सो देखो, सबसे पहले देखो कि यार ये जो है अल्फा बीटा इस तरह देखो क्या होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो हो सकता है कि एल्डोल का प्रोडक्ट होता है। एल्डोल का प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो आप इसमें कर रहा है एक्वस NaOH का रिएक्शन कराओ, तो एक्वस NaOH का रिएक्शन तो रिट्रोएल्डोल हो गया। देखो ए और ए पूछ रहा है, तो रिट्रोएल्डोल अगर ये हो गया, क्लियर करो, अगर ये रिट्रोएल्डोल हो गया, क्लियर करो, तो ये यहां से गायब हुआ। देखना, यहां से आप क्या करो, इसको गायब कर दो। ये देखो, अगर यहां इसको ये गायब कर दें, देखो चेक करो, अगर आप यहां इसको गायब कर दें तो फिर क्या देना है आपको, H2 और C डबल बॉन्ड O। तो यहां क्या C डबल बॉन्ड O आएगा और यहां H2 आएगा, याद आया? देखो, और फिर इसमें MgHg वाटर का रिएक्शन करा रहा है। अच्छा, अगर MgHg वाटर का रिएक्शन ना होता, रिएजेंट ना होता, ना मिलाते, तो फिर वापस एल्डोल हो जाता। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वापस भी तो चला जाएगा, क्योंकि आगे रिएक्शन हो रही है, इसलिए अपन आगे बना रहे हैं। तो अब इसका क्या कराना है आपको, पिनाकोल फॉर्मेशन B। तो जो A होगा, ये तो A हो गया बेटा, B क्या होगा, B होता है पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन में आपको क्या बताया गया था, याद करो, पिनाकोल फॉर्मेशन में आपको क्या बताया गया था, C डबल बॉन्ड C को क्या करो, जोड़ दो। C डबल बॉन्ड C को, मतलब C डबल बॉन्ड O को आपस में जोड़ लो और डबल बॉन्ड O को OH लिख दो। तो यानी कि ये कार्बन जुड़ गया ऐसे, तो 6 मेंबर रिंग होगी बेटा। देखो ये बीच का आ गया, तो ये हो गई आपकी 6 मेंबर रिंग, और एक से जुड़ा है CH3, एक से जुड़ा है PH, यहाँ OH, यहाँ OH। ये देखो, चेक करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात हो रही है। सो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात की जाए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा, तो यहां से देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका एक प्रकार से पिनाकोलोन। तो पिनाकोलोन में सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ अलग होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, इनमें से कोई ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। तो CH3 माइग्रेट करा दो, इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट अपन ठीक है सिंगल बात करते हैं। सो जो है यहां से आप देखोगे कि B के बाद जो C आएगा, ये देखो, क्लियर? ठीक है, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड कर देते तो फिर और पॉसिबिलिटी बन जाती, वो नहीं बात कर रहे हैं हम, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ C आ गया। अब इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराइएगा, तो यहाँ आपका OH आ जाएगा, ये आपका D आ गया। फिर ये कह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन, तो क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो जो E होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ ये माइग्रेट कर जाएगा CH3, तो यहाँ पे जो है इस तरह का कंपाउंड आ जाएगा। ये देखिए, चेक करिए। अच्छा, यहाँ एक ही बनेगा बेटा, रिंग है ना, F लिख लो बस, E से F। सो यहाँ पे ये बन गया, ये आपका कौन सा बन गया, E। और ओजोनोलाइसिस करा दिए, अगर आपकी क्या करा दिए, ओजोनोलाइसिस, तो यहां से जो F आएगा वो आएगा CH3CO। ओजोनोलाइसिस में याद है ना, डबल बॉन्ड लगाना, तो CH3CO 1 2 3 4 CH2, 4 CH2 और COPH। ये देखिए, ये फाइनल आंसर आएगा, चेक कर लीजिए। क्या समझ में आया? ये है, इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख लो। एक एक चीज अगर आपको क्लियर है तो ऑर्गेनिक खट 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 होती चली जाती है बिना किसी मैकेनिज्म के। पहले बताओ, बात क्लियर हुई क्या भाई? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए। इसके बाद जो है और एक आता है नाइट्रोएल्डोल।
बेसिकली नाइट्रोएल्डोल भी एक प्रकार से क्रॉस्ड एल्डोल की तरह है, जैसे ये देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे आप डाइल्यूट NaOH है तो एसिडिक हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकता है और यहां से भी निकाल सकता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें भी हम लोग डायरेक्टेड एल्डोल की तरह, जब भी क्रॉस का मेजर प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्टेड एल्डोल, इसका मतलब ये और ये रहा होगा पहले और ड्रॉप वाइज ये मिला रहे होंगे। अंडरस्टूड होता है, वो लिखा कुछ नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है। तो जिससे इससे अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा कार्बन एंड सोर्स और ये एक्सेप्टर, तो आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH NO2। ये देखो समझ में आया, इसके दो है, जिसका वो लो आंसर आ गया। फिर आता है साइनोएल्डोल। ये क्या है, साइनोएल्डोल सेम कोई बहुत फर्क नहीं है। मान लो ये कंपाउंड लिए और CH3CN ले लिए और अपन ने डाइल्यूट NaOH हीट कर दिया, तो यहां से कार्बन एंड सोर्स, यहां से एक्सेप्टर, सो आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCN। ये देखो CN है वही लास्ट में ना, जैसे PSCHO में CH3CN डाइल्यूट NaOH हीट A बना, देखो ठीक है, क्या बना बेटा, A का हाइड्रोलाइसिस करा दिए B बना, चेक करो, क्लियर। PCl5 मिला दिए C मिला, ठीक है। PDBaSO4 क्यूनोलीन मिला दिए तो D मिला, चेक करो। और D में CH3MgBr वाटर मिला दिए तो E मिला, और E में H+ हीट करा दिए तो F मिला, और F में 1 मोल HBr का रिएक्शन करा दिए तो G मिला, ठीक है। इसमें कोई भी पूछ सकता है कुछ भी। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें PSCHO CH3CN डाइल्यूट NaOH, दिस इज अ साइनोएल्डोल, इसका कार्बन एंड सोर्स ये एक्सेप्टर, पहला आएगा PHCH डबल बॉन्ड CHCN। ये देखिए हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और ये सीवेज चेंज हो जाएगा, ये देखिए PCl5 का रिएक्शन कराइएगा तो ये जो है PHCH डबल बॉन्ड CH COCl हो जाएगा, PCl5 COH में OHCl में चला गया, तो ये हो गया आपका बेटा A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C तक पहुंचा चुके हैं। फिर कर रहा है इसमें PDBaSO4 क्यूनोलीन, रोजनमुंड रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, रोजन, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, देख लो। तो यहां से अपन ने हटा देते हैं ऊपर का, तो यहां से जो है कंपाउंड आपके पास आ चुका है PHCH डबल बॉन्ड CH COCl। इसमें जब PDBaSO4 क्यूनोलीन मिलाओगे तो रोजनमुंड रिडक्शन PHCH डबल बॉन्ड CH CHO हो जाएगा। इसमें जब CH3MgBr वाटर का रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ PHCH डबल बॉन्ड CH CHOH CH3 हो जाएगा। देखिए क्लियर, कहां तक पहुंच गया बेटा, ये आ गया आपका E तक, ओके। और E में H+ हीट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो H+ हीट कराइएगा ना इसमें, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान दीजिएगा,
ये इसका आंसर आएगा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। देखो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, H यहां निकलेगी, तो यहां निकल नहीं सकता, तो यहां से डिहाइड्रेशन हुआ। ये आ गया आपका कौन सा आया, देखो जरा F, ये आ गया आपका F। और F के बाद करा 1 मोल HBr। सो 1 मोल HBr का रिएक्शन कराना है, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है? और कॉन्जुगेटेड डाइईन में जब 1 मोल HBr होता है तो 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं कि H+ अटैक कहां करेगा, यहां करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो यहां आप देखो, क्योंकि आप यहां देखो डबल बॉन्ड यहां है, इसका +M लग रहा है, तो यहां इस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी जाता है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से देखो प्रोडक्ट देखो, तो आप देखोगे, अब मैकेनिज्म इसे बता देते हैं, PHCH2 CH+ CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो कार्बोकैटायन ये बनेगा, देखिए क्लियर, क्योंकि यहां रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। क्लियर है? ध्यान से, अब एक लफड़ा और है इसमें, एक तो यहां ये रेजोनेंस है और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है। दूसरा कार्बोकैटायन जो बनेगा वो ये बनेगा, ये देखिए, बड़ी तो अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब बात यह है कि इन दोनों में से जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्या वहीं पे प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि जनरली कॉन्जुगेटेड डाइईन में हम लोग क्या करते हैं, 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन बनाते हैं, लेकिन इसमें फंसे ऐसे कि ये देखिए, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, एलाइलिक है, यानी रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां रेजोनेंस बेंजाइलिक के साथ है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई, तो इसमें कोई 1,2 1,4 नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ही आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, शानदार, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम देखें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर कार्बोकैटायन यहां स्टेबल बना, ध्यान सुनिएगा, अगर ये कार्बोकैटायन यहां स्टेबल बना, तो एक मिनट और सोच लेते हैं, फिर मेजर की बात करते हैं, क्योंकि अपन ने तो सोच के लिखा था कि 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन है, लेकिन इसमें दूसरा केस दिख गया, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। तो देखो, अगर ये देखो कि इसमें कोई रेजोनेंस इधर होगा, उससे अपने कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में, इधर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां आप देखिएगा तो यहां रेजोनेंस है, यहां जब रेजोनेंस है तो यहां रेजोनेंस देखिएगा, तो अगर यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइए इसका, देखिए अगर ऊपर वाले का यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना लें, तो PHCH2 CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, चेक करो, तो यहां पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर? अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 2 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 4, चेक करो। एक्चुअली में क्या होगा अब इसमें कि अगर हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से बात करेंगे, देखो यहां पे इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट देखिए, अगर यहां Br- आएगा तो Br- जब यहां आएगा तो PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, एक तो ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा, ठीक है, और एक यहां से बनेगा PH CH2 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रोडक्ट नंबर A, प्रोडक्ट नंबर B, प्रोडक्ट नंबर C। अब अगर आपको, इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया भाई ये तो, अगर इसमें मेजर प्रोडक्ट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, मेजर प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से आता है, ना कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से। मेजर प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट में ये देखिए तो 2 और 2 4, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है,
इसमें आपका 1 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर बेटा? देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो अगर अपन ये बात करें कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो मेजर फिर ये क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी एल्कीन है, एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा। यानी कि क्या हुआ, चेक करो, ये हुआ 1 और 4, 1-4 एडिशन हो गया बेटा। ये 1-4 एडिशन इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, 1-4 एडिशन। चेक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? कैसे घुमा फिरा के कहां से कहां पहुंच गया, समझ में आया? ये है ऑर्गेनिक। क्या कहानी क्लियर है? देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां से ये 1-4 एडिशन, यहाँ पे आपने क्या किया, H2 और यहाँ पे Br, इसलिए 1-4 एडिशन हो गया। क्या दोनों तरीका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बना लो और प्रोडक्ट बना लो। जहां से प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं वो उसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एल्कीन में पढ़ा होगा 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन, याद करो। क्लियर है भाई? होमवर्क लिखते हैं, चलो लिख देते हैं।
लो भाई हो गया, जेड तक कर दिए, अभी कम रिएक्शन बढ़े तब भी जेड तक अपने बना दिया कोशिश करके। ये आपका होमवर्क है, काफी सारी जो रिएक्शन आपने पढ़ी है सब आपका जो है रिवाइज हो जाएगा, इसमें करिएगा जरूर, ठीक है, क्लियर। अभी जो आपने पढ़ी है रिएक्शन उन्हीं का अपन ने यूज किया है, बहुत ज्यादा रिएक्शन की यूज किए नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन अपने पढ़ी फिर भी बनाई, ठीक है बेटा, ओके।